हे गाइस, मैं प्रकाश जनागल और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्लास टेंथ की अगर हम बात कर रहे हैं तो यानी क्लास टेंथ में काफ़ी ज़्यादा बच्चे डिफ़िकल्ट और कंफ्यूज भी होते हैं और काफ़ी ज़्यादा बच्चे डरते भी हैं क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम होती है तो बेसिकली जाहिर सी बात है। तो वैसे डरने वाली बात कुछ नहीं होती क्योंकि क्लास टेंथ काफ़ी ज़्यादा आसान होती है, बस अगर मैथ को अगर समझ लिया जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजिली भी है। तो आज हम बात करने वाले हैं यानी कि क्लास टेंथ के फर्स्ट अध्याय यानी जो कि वास्तविक संख्याओं के ऊपर होता है। तो वास्तविक संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार के रहते हैं और किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है। वैसे बेसिकली उसमें 1.1 में तो 3 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन उससे सिमिलर ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यानी कि आपका अध्याय नंबर फर्स्ट क्लास टेंथ यानी कि वास्तविक संख्याएं। पहला जो होगा आपका पार्ट यानी कि अभाज्य गुणनखंड से रिलेटेड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि बीच में आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, तो ज़रूर देखिए। और क्लास टेंथ की पूरी वेब सीरीज़ इसी चैनल पे आपको मिलेगी, तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आज हम अपनी क्लास टेंथ की मैथ जो होता है स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले आते हैं यानी कि बेसिक्स पॉइंट्स पर जो कि होते हैं क्लास टेंथ, ठीक है। यानी क्लास टेंथ वैसे बोर्ड एग्जाम होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं और काफ़ी ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूज़ भी होते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम होती है तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी होता है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं बिल्कुल आसानी से और ईजी तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले जो क्लास टेंथ का जो पहला अध्याय होता है यानी कि फर्स्ट वन पॉइंट, वो होता है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा फर्स्ट क्लास है टेंथ बोर्ड के ऊपर। तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, पूरा क्लियर करेंगे एंड तक, ठीक है। यानी कि अगर इसमें हम उदाहरण पहले की बात की जाए यानी कि 1.1 में वास्तविक संख्याओं का जो प्रमेय फर्स्ट होती है वो आपको यहाँ फर्स्ट पेज पे मिल जाएगी, जो कि टेंथ बोर्ड में आपके पेज नंबर 4 पे मिलेगी। अगर बात करें हम यानी कि उदाहरण फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट यानी कि मतलब इसके उदाहरण नंबर 1 की, तो इसमें जो क्वेश्चन होता है यानी कि संख्या यानी कि संख्याओं फॉर एन पर विचार कीजिए। यानी कि कोई संख्या आपको दे दी 4 की घात एन पर विचार करना है, जिसमें एक एक प्राकृत संख्या होती है। यानी कि एन जो होती है एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या क्या होती है तो ये आपको क्लास 9th में पढ़ाया जा चुका है। और इसी तरह से फिर जांच करनी होगी कि क्या एन का कोई ऐसा मान हो सकता है जिससे के लिए 4n का जो ये अंक होता है शून्य हो जाए या फिर शून्य पर समाप्त हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें यानी कि इसके प्रश्न में ही इसका उत्तर छुपा होता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि यदि किसी n संख्या के लिए, ठीक है, हम मान लेते हैं यदि किसी n संख्या के लिए 4n शून्य पर, यदि यानी n जो होती है यानी कि 4n की जो घात होती है यदि वो शून्य पर समाप्त हो, ठीक है, शून्य पर समाप्त होती है तो शून्य पर समाप्त होती है तो वो 5 से विभाज्य होगी, ठीक है। तो वो 5 से विभाज्य होगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। यानी कि यदि कोई n वाला जो पद होता है यानी कि ये वाला पद, ठीक है, यदि इसका कोई मान यदि 4 रखा जाए तो 4n पर जिसका ये समाप्त हो जाए तो 5 से विभाज्य होगी, यानी कि वो अंक क्या होगी यानी कि 5 से विभाग होगी। लेकिन ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है। मान लीजिए हम इस 4n को, ठीक है, ये जो हमारे पास है 4n, चूँकि मान लीजिए कि 4n को हम अगर इसे तोड़ना चाहें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 की पावर n, यानी कि हम इसे n लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी कारण यानी कि अगर इसे हम बट्टे ऐसे सॉल्व करें तो इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि यदि ये संभव नहीं होता क्योंकि इसी कारण 4n गुणनखंड केवल भाज्य संख्या हो जाती है। यानी कि क्या हो गया, 4n को हम अगर इस प्रकार तोड़ें तो उसका जो क्या हो गया 2 की घात 2 टू दी पावर n, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड ये 2 क्या है, ये आपकी अभाज्य संख्या है, ठीक है। अगर 4n को हम इस प्रकार लिखें यानी कि इसे तोड़ें तो इस प्रकार जो इसकी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि 5 नहीं हो सकती है। क्योंकि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीय हमें यह निश्चित करवाती है कि 4 की घात n गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता। क्योंकि अगर 2 को हम इस प्रकार लिखें भी तो इससे किसी अन्य प्रकार से नहीं लिखा जा सकता, केवल ये एक मेथड होता है जिसे हम इसे लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड नहीं होता, इसलिए ऐसी कोई भी संख्या नहीं होती जो कि 4n, यानी कि इसीलिए n का ऐसा कोई भी मान नहीं होता है, n का कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसके लिए कि 4n क्या हो जाए, शून्य पर समाप्त हो, ठीक है। यानी कि n का ऐसा कोई भी मान नहीं होता जो कि अभाज्य गुणनखंड में यानी 4n के स्थान पर रखने पर वो शून्य समाप्त हो जाए। ये होती है आपकी यानी कि पहला उदाहरण यानी कि फर्स्ट उदाहरण। यानी कि संख्याएं 4n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृत संख्या होती है। जांच कीजिए क्या n एक कोई मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो बेसिकली इसका उत्तर ये होता है। वैसे आपको थ्योरम में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में लिखा है, मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए छोटे बताया। यानी कि मान लीजिए यानी कि n जो होती है इक्वल टू ऐसा कोई मान होता है जिसे 4 स्थान पर रखने पर शून्य समाप्त बन जाए, तो वो एक ही संख्या हो सकती है यानी कि 5 से विभाज्य होनी चाहिए। लेकिन हम मानते हैं यानी कि 4n का कोई मान नहीं होता, क्योंकि हम मान लेते हैं यानी 4n को अगर हम इसे तोड़ें
तो 2 की घात 2 इंटू एन पर हम हो गई, यानी कि एन की जो एक प्राकृत संख्या होगी क्या हो गई, यानी कि 2 हो गई, क्योंकि एन से का एक ही अभाज्य मान होता है क्योंकि 2 होता है, क्योंकि 5 नहीं हो सकता। तो इसीलिए आपका प्रमाण होता है, यानी कि एन का ऐसा कोई भी मान नहीं होता जो कि फॉर एन के स्थान पर रखने पर इसे शून्य घोषित कर दे। तो ये होती है आपकी यानी कि उदाहरण नंबर फर्स्ट। अब हम बात करते हैं इसके उदाहरण नंबर सेकंड पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके उदाहरण नंबर सेकंड पर, यानी कि संख्याएं आपको दे रखी है, यानी कि संख्याएं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा करने की कुछ भी दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हमारे पास दो संख्या दे रखी है, संख्याएँ, ठीक है। हमारे पास संख्याएँ क्या है, 6 और 20, यानी कि 6 और 20 संख्याएँ दे रखी है। तो सबसे पहले हमें इसे क्या करना पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैं 6 का गुणन कर लेता हूँ, 2 2 तिया 6, 3 की घात 1, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, यानी 6 इक्वल टू 2 की घात 1 इंटू 3 की घात 1, इसे हम ऐसे लिखते हैं। अब हमें करने पड़ेंगे 20 के गुणनखंड, ठीक है। इसे भी हम स्टार्ट करते हैं 2 से, 2 5 10, और फिर होता है यानी कि 5 एकम 5, ठीक है। तो अब इसका गुणनखंड कैसे हो जाएगा 20 का, यानी कि 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1, ठीक है। यानी कि इसका क्या लिखते हैं, यानी 2 इंटू 2 लिखे, 2 इंटू 2 को हम क्या कर सकते हैं, यानी कि 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1 भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक इसलिए लिखा गया है क्योंकि अगर 2 का हम एक बार गुणा करें, यानी कि ठीक है, जैसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, जैसे कि 2 इंटू अगर 1 हम करें तो 2 की घात 2 ही होता है, ठीक है। इसलिए हम इसे 2 की घात 1 लिख रहे हैं। अब जो होता है यानी कि इसका एचसीएफ हमें ज्ञात करना, ठीक है। यानी सबसे पहले ये लिखते हैं, यानी कि एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ठीक है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इस संख्या में से और इस संख्या में से, यानी कि सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो होता है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें इसे निकालना है। तो याद रखिए सबसे बड़ी संख्या क्या होती है अंकगणित में, यानी शून्य, क्योंकि शून्य से बड़ा कोई भी अंक नहीं होता। इसलिए क्योंकि अगर 2 1 और 2 की बात की जाए तो इन दोनों से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 1, क्योंकि 1 से बड़ा, क्योंकि 2 से बड़ा 3 होता है, इसलिए सबसे बड़ी संख्या 1 और 2 में से 1 होगी। ये बेसिक पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ते हैं। तो इसी प्रकार एचसीएफ में से इन दोनों संख्या में से कॉमन फैक्टर, यानी कि आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, यानी कि 2 इसमें से भी मिल रहा है और 2 इसमें भी आ रहा है, इन दोनों में से जो सेम मिल रहा है आपको, यानी इनमें से जो कॉमन फैक्टर हाईएस्ट, यानी कि सबसे जो लोएस्ट कॉमन होता है वो आपका होता है, यानी कि 2, ठीक है। यानी कि आपके पास एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। तो यानी कि इसे हम लिख सकते हैं, यानी कि एचसीएफ यानी कि 6 और 20, इसका एचसीएफ क्या होगा जाएगा 2, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें यानी कि एलसीएम की, ठीक है, अगर हम इसके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारे पास क्या हो सकता है इसका, बेसिक सी, काफ़ी ज़्यादा आसान काम होता है क्योंकि एलसीएम ज्ञात करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। एलसीएम में हमारे पास क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि 2 की घात 2, इन दोनों में से बड़ा कौन है, यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 1। अब इसे हम सोल्व करेंगे, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। लेकिन अब हम इसे यानी क्या कर रहे हैं एलसीएम, यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इसमें 2 और इसमें 1 3, यानी कि 3 अंक जो होता है इसमें मिल रहा है, 5 अंक इसमें मिल रहा है, और इन दोनों में से हमें 2 की घात 2 मिलानी है, यानी कि इसमें एक 3 भी ऐड होगा, ठीक है। तो अब इसे अगर हम सोल्व करें तो 2 दूना 4, 5 चौक 20 और 20 तिया 60, ये होता है, यानी कि इसका एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 6 और 20 का एलसीएम हमारे पास क्या हो जाएगा 60, ठीक है। अब ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, जैसे एचसीएफ की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं, अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं तो यानी कि इसका 2 मान क्या होगा, क्योंकि एचसीएफ में क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों में से जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि 1 होता है, क्योंकि 1 जो होता है 2 से बड़ा होता है, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी 2 की घात 1 ही लिखा। और एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, यानी कि इसमें लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, यानी जिसकी घातें बड़ी होती है, याद रखें जिसकी घातें बड़ी होती है, जैसे 2 की घात 2, इसको ले लिया, इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये छोटा है, ठीक है। यानी एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि 2 की घात 2 ये लेंगे, और फिर होता है यानी कि 5 की घात 1 इसमें लेंगे, यानी कि इसमें से छोटा है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, और फिर होता है यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 3, इन सभी को आपस में गुणा कर देंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब इसे सेकंड पॉइंट में आपको उदाहरण नंबर 3 में क्लियर कर लेता हूँ और कि किस प्रकार आप इसे और इसी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि 96 और 404 को आपको क्या क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना बहुत ही ज़्यादा आसान है।
ठीक है, मान लेता हूँ मेरे पास दो संख्याएं हैं, 96 और 404। ठीक है, 96 और 404 अगर ऐसे अब निकालना है तो 96 और 404 अगर आप गुणनखंड करें, जैसा कि मैंने उदाहरण नंबर 2 में बता रखा है, तो 96 का गुणनखंड क्या हो जाएगा आपके पास? 96 का गुणनखंड हो जाएगा आपके पास 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ये हो जाएगा। और ठीक है, तो हम इसे 96 को कैसे लिख सकते हैं? यानी कि 2 की घात 5 × 3 की घात 1। ठीक है, क्योंकि 3 की कोई घात नहीं है तो हम इसे 1 मान सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार 404 का अगर आप गुणनखंड करेंगे, जैसा कि मैंने उदाहरण नंबर 2 में बता रखा है, तो इसका हो जाएगा 2 की घात 2 × 2 × 101। ठीक है, इसे हम 2 की घात 2 × 101 लिख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा आसान है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी वाली बात नहीं। अब होता है यानी कि इसके एचसीएफ ज्ञात करने की, यानी कि एचसीएफ ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? यानी कि एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसा कि मैंने उदाहरण 2 में बताया था, इसमें 2 की घात 5 है और इसमें 2 की घात 2 है, तो यानी कि हाईएस्ट बड़ा कौन हो जाएगा? छोटा वाला अंक बड़ा होता है। एचसीएफ में क्या होता है? यानी कि जिसकी घात कम होती है हम उससे लेते हैं। ठीक है, एचसीएफ में जिसकी घात कम होती है, जो कि इधर भी 2 की घात 5 है, 2 की घात 2 है, यानी कि जो दोनों संख्याओं में जो सेम मूल्य है, जैसे कि 2 मिल रहा है, इधर 2 की घात 5 है, इधर 2 की घात 2, यानी कि 2 जो है दोनों और मिल रहा है, तो इन दोनों में से जिसकी घात छोटी होगी, जैसे कि 2 की घात 2 छोटी है तो हम उसे लेंगे। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2 की घात 2 इक्वल, ठीक है, इक्वल टू यानी कि 4। और वहीं यहाँ पर अगर हम इसे एलसीएम ज्ञात करें, यानी कि मतलब एलसीएम जो होता है 96 और 404 का, तो इसका एक जो बड़ी संख्या आती है, तो आपको एक फार्मूला बेसिकली बता रहा हूँ, यानी कि इसका जो फार्मूला होता है, यानी कि 96 × 404 बट्टे एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ 96 × 404, ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, यानी 96/104 या 96 × 404 बट्टे 96 × 404 का एचसीएफ, जो कि आपके पास क्या था? 4, यानी कि ये आपको लिखना है और इसे सॉल्व करना है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? एलसीएम। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 96 इसका आंसर आ जाएगा आपके पास ऐसे। ठीक है, वैसे आपको काटाकुटी थोड़ी करनी पड़ेगी, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा जा रहा हूँ। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार आपके पास आंसर निकल के जाएगा। अब एक और डिफिकल्ट तरीका होता है, देखिए यहाँ पर 6, 72 और 120, यानी कि आपको पास 3 संख्या दे दी है। ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या है? संख्या एलसीएफ, यानी कि 6 है, 72 है और 120 है। ठीक है, 6 भी है, 72 भी है और 130 भी है, तो सीधी सी बात है 6, 72, 120। ठीक है, इन सभी गुणनखंड कर लेते हैं, तो इसका हो जाता है 2 की घात 3, इसका हो जाएगा 2 की घात 2 × 2 × 2 × 3 × 3, और इसका जो गुणनखंड होगा आपके पास 2 × 2 × 2 × 3 × 5। ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब मैं इसे एक सेपरेट फॉर्म में लिख देता हूँ, जैसे कि 2 × 3 ही होगा, 1 2 3, यानी कि 2 की घात 3 × 3 की घात 2। ठीक है, अब होता है 2 की घात 3 × 5, यानी कि 1 की घात हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं अब इसे बात करूं, यानी कि एच, सबसे पहले मैं एच सी एफ निकाल देता हूं। ठीक है, अब देखिए एच सी एफ यानी कि 2 3, यानी कि 2 × 3 2 × 3 2 × 3, इन तीनों में से मिल रहा है। ठीक है, तो इन तीनों में से क्या मिल रहा है? 2 × 3 मिल रहा है। तो एच सी एफ यानी कि जिसमें क्या है? 1 का, यानी तीनों में से मिल रहा है, तो 2 और 3 दोनों को अंक लेंगे। ठीक है, तो 2 की घात 1 × 3 की घात 1। एच सी एफ में क्या लगते हैं? यानी कि वे अंक जो इन दोनों में से, इन सभी में से सेम मिल रहा हो, जैसे 2 की घात 3 इसमें भी, 2 की घात 3 इसमें भी, 2 × 3 इसमें भी, यानी तीनों में सेम है, तो 2 × 3 लिया। अब इसमें से यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसकी घात सबसे कम होती है, एच सी एफ में क्या होता है? जिसकी घात सबसे कम होती है उसे लेते हैं। 2 × n, 2 की घात 1 × 3 की घात 1 इसे लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा आपके पास? 2 × 3 यानी कि 6। और वहीं हम इसे एच एल सी एम की अगर बात करें, यानी कि लोएस्ट कॉमन फैक्टर, तो लोएस्ट कॉमन फैक्टर की अगर बात करें तो हम क्या लेते हैं? जिसकी घात सबसे बड़ी होती है। इसमें क्या होता है? यानी कि जिसकी घात सबसे बड़ी होती है, जैसे कि 2 की घात 3, इसमें भी सेम ले लिया। ठीक है, अब याद रहे 2 की घात 3 इसमें भी, 2 की घात 3 है, तो एक ही बार लेना है, इस बात को याद रखें। ठीक है, 2 की घात 3 इसमें भी, 2 की घात 3 इसमें भी, तो इसमें क्या हमें एक ही बार लेना है, तो 2 की घात 3 एक बार ले लिया। फिर होता है 3 की घात 2 और 3 की घात 1, हमेशा याद रहे 3 की घात 2 एक ही बार लेना। फिर होता है 5 की घात 1। अगर आप इसे सोल्व करेंगे, ठीक है, तो इस प्रकार होगा, यानी फिर क्या होता है? अगर आप इसे सोल्व करेंगे तब पास आपके पास मान आ जाएगा, तो इसके बाद सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? यानी 360, इसी प्रकार ये आपका मान रहेगा।
जब बड़ी संख्याएं हो तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। तो आपका जो प्रश्नावली होती है फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट इस प्रकार से आसानी से सोल्व हो जाएगी। अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं, और अगर कोई डिफ़िकल्टी या फिर कोई बात समझ में ना आए तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो कुछ नए के साथ। धन्यवाद।